11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसके बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें आपको बताया था कि मनुष्य के शरीर में उपापचयी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फिर फैट्स हों, उनके अपचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है और ऐसे अंगों को जो उत्सर्जन की क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। इसमें आपको बताया था कि मनुष्य में प्रमुख रूप से उत्सर्जन में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं वह स्किन हो सकता है, फेफड़ा यानी लंग्स हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, लीवर हो सकता है और प्रमुख उत्सर्जी आर्गन किडनी यानी वृक्क होते हैं। स्किन पसीना के द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स को बाहर निकालता है और इंटेस्टाइन बिना पचे हुए भोज्य पदार्थों को जो काइल के रूप में होते हैं इन्हें बाहर निकालता है। और लीवर प्रमुख रूप से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है और जो वृक्क और यानी किडनी होती हैं वो यूरिया को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर में प्रमुख रूप से अगर बात की जाए कि उत्सर्जी अंग कौन सा है तो वह मुख्य रूप से किडनी यानी वृक्क होता है। चलिए, इसके बाद फिर आपको बताया था कि प्रमुख रूप से हमारे शरीर में नाइट्रोजिनस वेस्ट पदार्थ बनते हैं और इसी आधार पर फिर एक्सक्रीशन करने वाले प्राणियों को कई भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला बताया था यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी होते हैं। प्रमुख रूप से स्तनधारी और एनिमल्स आते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, मैरीन फिशेज भी यूरियोटेलिक होती हैं। फिर दूसरा था यूरिकोटेलिक, ऐसे प्राणी जो अपना उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में करते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, स्नेल्स। इसके अलावा फिर बताया था अमोनोटेलिक, ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इसमें आपको मछली, कीट, बोनी फिशेस, जलीय उभयचर, जलीय कीट, इनके बारे में बताया था। और ग्वानोटेलिक में जो ग्वानीन का उत्सर्जन करते हैं ग्वानोटेलिक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मकड़ी प्रमुख रूप से आती है। फिर विभिन्न प्रकार के प्राणियों में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंगों के बारे में बताया था, जिसमें पोरीफेरा प्रोटोजोआ में उत्सर्जन की क्रिया बॉडी सरफेस से होती है और प्लेटीहेल्मिन्थीज और रोटीफर्स में फ्लेम सेल के द्वारा उत्सर्जन होता है। इसके अलावा नेमेटोहेल्मिन्थीज में रेनेट सेल से होता है, एनिलिडा में मेटानफ्रीडिया और आर्थ्रोपोड्स में काक्जल ग्लैंड्स या मालपीगियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड्स के से उत्सर्जन होता है। इस तरह से मोलस्कन्स में रीनल ग्लैंड्स या बोजानस आर्गन होता है और इकाइनोडर्मेट्स के प्राणियों में ट्यूब फीट के माध्यम से उत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन कार्डेट्स में उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क होता है या किडनी होता है। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में विधिवत समझाया जा चुका है। चलिए, आज हम बात करते हैं मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग के बारे में। तो मानव उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी किडनी आती है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ या यूरेटर्स आता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है और चौथा यूरेथ्रा होता है। बात करते हैं मानव के गुर्दे या वृक्क की, किडनीज ऑफ ह्यूमन। तो आप अपनी स्क्रीन पर मनुष्य
के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क की स्थिति को देख सकते हैं। हमारे शरीर में जैसा कि आप अपने बने हुए स्क्रीन के डायग्राम के माध्यम से जान सकते हैं कि किडनी या वृक्क उत्सर्जन के प्राथमिक अंग होते हैं। सभी स्तनधारियों में इनका एक जोड़ा उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होता है। बायां वृक्क दाहिने वृक्क से कुछ आगे या ऊपर स्थित होता है तथा बायां वृक्क कुछ बड़ा भी होता है। आप अपनी स्क्रीन पे बने हुए डायग्राम से भी इनकी स्थिति को देख सकते हैं। अगर बात की जाए कि किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो मनुष्य के वृक्क सेम के बीज जैसे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, 5 से साढ़े सात सेंटीमीटर चौड़े और 3 से 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। पतली पेरिटोनियम द्वारा वृक्क उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम वृषणाधर के नाम से जानते हैं। पेरिटोनियम वृक्कों को केवल अधर सतह पर ही होती है, अतः वृक्क पेरिटोनियम के पीछे स्थित होते हैं। ऐसे वृक्कों को रेट्रोपेरिटोनियल प्रकार के वृक्क कहा जाता है। वृक्कों का रंग गहरा लाल, भूरा तथा आकार सेम के बीज जैसा होता है। प्रत्येक वृक्क का बाहरी तल उठा हुआ अर्थात कॉन्वेक्स होता है और इसका भीतरी तल अवतल होता है और अंदर की ओर धंसकर छिछला गड्ढा बनाता है। इस गड्ढे को हम हाइलम के नाम से जानते हैं। यह वृक्क को केंद्रीय गुहा में खोलता है, जिसे हम रीनल साइनस या फिर हम इसे रीनल साइनस कहते हैं, और इसी रीनल साइनस से रीनल अर्टी और वेन किडनी में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा, रीनल वेल और लिम्फ डक्ट तथा यूरेटर किडनी से बाहर निकलती हैं। प्रत्येक किडनी के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल को हम रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं और एक सुपर रीनल ग्लैंड्स, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो प्रत्येक किडनी को ऊपर से टोपी की भांति ढके रहती है। इस तरह से आप स्क्रीन पर बने हुए स्ट्रक्चर के माध्यम से किडनी की पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, हमारे शरीर में किडनी कहाँ होती हैं, दोनों किडनी की पोजीशन, और किडनी में रीनल वेन कहाँ है, यूरेटर कहाँ है और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड की क्या पोजीशन है, किडनी को रक्त लाने वाली रीनल अर्टी और रक्त को ले जाने वाली रीनल वेन की पोजीशन को आप आसानी से समझ सकते हैं। यह मॉडल के माध्यम से भी आप किडनी से संबंधित या उत्सर्जन से संबंधित सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सी रीनल ग्लैंड कहाँ है, रीनल अर्टी कहाँ है, रीनल वेन कहाँ है, यूरेटर कहाँ है, और किडनी से संबंधित सारी चीज़ों को इस डायग्राम में दर्शाया गया है। चलिए बात करते हैं वृक्क की रचना और उसका कार्य क्या होता है और इस वृक्क का या किडनी का उत्सर्जन में क्या महत्व होता है। जैसा कि आपको बताया है, मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर तथा एक यूरेथ्रा, इस सब से मिलकर के बना हुआ होता है। किडनी जैसा कि आपको बता चुके हैं कि सेम के बीज की तरह की गहरे भूरे लाल रंग की होती है। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और किडनी का वजन लगभग 120 से 170 ग्राम के मध्य होता है। किडनी के केंद्रीय भाग की भीतरी सतह कानकेव होती है और अवतल होती है तथा इसके मध्य में एक खाँच होती है। इसी खाँच को हम हाइलम या हाइलस के नाम से जानते हैं।
इसी से होकर के यूरेटर, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के जैसी रचना होती है जिसे हम पेल्विस कहते हैं, और इससे निकलने वाले प्रोजेक्शंस को हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किडनी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, अंदर से किडनी कैसी दिखती है। तो प्रत्येक किडनी के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक का एक महीन खोल होता है जिसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। इसके बाहर से वसा द्वारा बना हुआ एडिपोज कैप्सूल होता है, और वृक्क की लॉन्गिट्यूडनल काट में 3 प्रकार के स्तर मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बाहर की तरफ रीनल कार्टेक्स है। बाहर की ओर स्थित गहरे लाल रंग का रीनल कार्टेक्स, जिसमें मैलपिघियन कार्पसेल्स तथा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के समीपस्थ एवं दूरस्थ भाग उपस्थित होते हैं। दूसरा भाग आता है रीनल मेडुला का, भीतर की ओर स्थित मेडुला, जिसमें से हेनलेज लूप तथा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स उपस्थित होती हैं। मेडुला के अंदर देखिएगा 12 त्रिभुजाकार रचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, जिन्हें हम रेनल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं, और प्रत्येक पिरामिड का चौड़ा आधार भाग कार्टेक्स की ओर रहता है तथा इसका सकरा यानी एपेक्स या पैपिला रीनल पेल्विस के कैलिक्स भाग में खुलता है। 2 पिरामिडों के बीच कार्टेक्स की कोशिकाएं भरी हुई होती हैं। इस स्थान को हम बर्टनी के रीनल कॉलम या रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से जानते हैं। जो पिरामिड जैसी रचनाएं होती हैं, इन पिरामिड्सों में लंबी लंबी धारियां दिखाई पड़ती हैं। फिर रीनल पेल्विस की बात करते हैं। रीनल पेल्विस प्रत्येक किडनी में सबसे अंदर की ओर एक खोखला कक्ष होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। किडनी में बना हुआ यूरिन यूरेटर में जाने से पहले रीनल पेल्विस में एकत्रित होता है। किडनी की आंतरिक संरचना को आप अच्छे से देख सकते हैं, और इसमें अंदर क्या क्या दिखाई पड़ता है इसे भी स्पष्ट रूप से इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। रीनल कार्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेपिला, रीनल पिरामिड्स, रीनल कॉलम्स, और ऊपर की तरफ फाइब्रस कैप्सूल। अंदर की तरफ जहाँ पर किडनी से रीनल पेल्विस या यूरेटर निकलता है, उस भाग को हाइलम कहा जा रहा है। रीनल वेन और रीनल अर्टी की पोजीशन को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो इस तरह से आंतरिक संरचना में आपने देखा कि प्रत्येक किडनी अपने चारों ओर से एक पतले संयोजी ऊतक से बने हुए फाइब्रस कैप्सूल से ढका हुआ होता है, और प्रत्येक किडनी में 2 पार्ट हुए कार्टेक्स बाहरी भाग है और मेडुला किडनी के आंतरिक भाग को कहते हैं। मध्यांश में लगभग 10 से 12 शंक्वाकार उभारों के रूप में रीनल पेल्विस में धंसी रहती है, जिन्हें वृक्क या रीनल पिरामिड्स के नाम से नामांकित किया जाता है। प्रत्येक पिरामिड का आधार भाग चौड़ा हुआ होता है, किंतु अग्रभाग पतला और शंक्वाकार होता है, जिसे हम रीनल पेपिला कहते हैं। पिरामिड्स के बीच बीच में कार्टेक्स पतले लंबे उभार के रूप में निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं, और रीनल पेल्विस यूरेटर में खुलती है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक यूरेटर निकलकर आगे बढ़ती हुई यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलती है। मूत्राशय का आकार पियर शेप्ड होता है और यह रिजर्वायर का कार्य करता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से होकर शरीर से बाहर खुलता है। किडनी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है, जिसे हम वृक्कणाणु कहते हैं। नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी बनी हुई होती है। यदि पूछा जाए कि यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो इसका जवाब होगा नेफ्रॉन्स। तो मनुष्य का प्रत्येक वृक्क या किडनी 10 से 12 लाख लंबी कुंडलित नलिकाओं का बना हुआ होता है, जिन्हें हम वृक्क नलिकाएं
या नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन संयोजी ऊतक में पड़े रहते हैं तथा रुधिर वाहिनियों द्वारा संवाहित होते हैं और ये वृक्क की संरचना एवं प्राकार्यक इकाइयाँ होती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में दो भाग होते हैं। पहला भाग मैलपीघी कोश और दूसरा भाग स्रावी नलिका के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छावृक्क की धमनी या ग्लोमेरुलस की धमनी की शाखा अभिवाही धमनी या फ्रंट आर्टियोल से बनी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस में रक्त अपवाही धमनियों यानी एफरेंट आर्टियोल द्वारा ले जाया जाता है। प्रत्येक वृक्क नलिका या नेफ्रॉन चार मुख्य भागों बाउमन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से मिलकर बना हुआ होता है। बाउमन कैप्सूल के प्यालेनुमा गड्ढे में ग्लोमेरुलस स्थित होता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बाउमन कैप्सूल से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और वमन कैप्सूल मिलकर मैलपीघियन बॉडी अथवा रीनल कैप्सूल का निर्माण करते हैं। वमन कैप्सूल से एक अतिकुंडलित मोटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयरपिन यानी यू के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग भुजाएं होती हैं। आरोही भुजा में एक और अतिकुंडलित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवाहित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर के कुछ मोटी संग्रह नलिकाओं का निर्माण करती हैं जिन्हें हम पैपिलरी डक्ट्स या डक्ट्स ऑफ बेलेनी के नाम से जानते हैं, जो कि कैलिसेस के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हैं और रीनल पेल्विस में खुलती हैं। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में उपस्थित होता है। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मेडुला में बहुत कम धंसे हुए रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्कुटी वृक्कक के नाम से जानते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं जिन्हें हम सानिध्य मध्याह्न वृक्काणु या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। गुच्छ से निकलने वाली एफरेंट आर्टियोल वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की रचना, जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, बनाती है और वल्कुटी वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या फिर अत्यधिक ह्रासित होती है। इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार से किडनी की बाह्य संरचना और किडनी की आंतरिक संरचना होती है और किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। मनुष्य के किडनी को बनाने में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एक नेफ्रॉन किस प्रकार से होता है इसकी संरचना को भी आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। इस तरह से अब अगले वीडियो के माध्यम से हम यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष इस चैप्टर का अगला भाग अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।